सो गाइस, जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या जो प्रॉब्लम फेस की जाती है कैंडिडेट्स के थ्रू। तो ये जो पॉडकास्ट है इसमें हम देखने वाले हैं जो वर्क वीजा होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट्स के लिए या फिर कंसल्टेंसीज के लिए। तो आज ये पॉडकास्ट में हमारा साथ देने के लिए रिद्धि मैम हमारे साथ में है। सो रिद्धि मैम, मेरा जो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि हम जैसे कोई कोई जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जानना बात में है या फिर जस्ट नॉलेज के लिए वो कॉल करते हैं जनरल इंक्वायरी के लिए, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? ओके। तो उन लोगों को भी हम पूरी इंफॉर्मेशन ही देते हैं, चाहे वो लाइक सिर्फ इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी करते हैं या जो भी है, बट उनको हम पूरा गाइड करते हैं कि लाइक वर्क परमिट के लिए किस तरह से प्रोसेस होती है। अभी ज्यादातर क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में वर्क परमिट ज्यादा चल रहा है, तो उसमें भी क्या होता है कि कई कैंडिडेट को कई चीजें पता नहीं होती कि लाइक कितने टाइम में प्रोसेस होती है। हर एक कंट्री का लाइक एजेंसी और कंसल्टेंसी के बीच में किस तरह से प्रोसेस है, क्या है क्या नहीं, वो कुछ भी पता नहीं होता है। तो उन लोगों को उस तरह से हम लोग अवेयरनेस करते हैं और गाइड करते हैं। सो मैम, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कोई कोई कॉल करता है जिसने पहले ही डन करा लिया प्रोसेस कोई अगर कंसल्टेंसी से, वो जस्ट कंपेयर करने के लिए हमारे पास कॉल करता है कि उसका क्या पैकेज है, हमारा क्या पैकेज है, हम क्या सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं या हमारी क्या प्रोसेस है, जस्ट वो जानने के लिए। सो ऐसे लोगों को आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन, कैसे कैरी करते हैं वो बताइए। ओके। तो इसमें मैं बता दूं कि हर एक कंसल्टेंसी जो होती है वो खुद का अपना लाइक जो भी सर्विस चार्ज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई लोगों का उसमें 3 लाख का भी होता है, कई लोगों का 10 लाख का भी होता है, डिफरेंट। वो डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंसी कि उन लोगों को चार्ज क्या रखना है। बट एक्चुअली जो बाहर की कंट्री से जो वर्क परमिट होता है, तो वो वर्क परमिट के लिए जो कंपनीज होती है वो कंपनी बीच में एक एजेंसीज रखती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बल्क हायरिंग होता है और 1-to-1 हायरिंग भी होता है। 1-to-1 हायरिंग जो है वो स्केलेबल के लिए है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, मैनेजमेंट है, आईटी है, फील्ड पीएचडी तक की है, तो उन लोगों को बाहर जाना है तो वो लोग अपने हिसाब से लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि वहां से वो लोग जॉब फाइंड कर लेते हैं और उनकी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को वहां से क्या है कि लाइक इंटरव्यूज वगैरह देना होता है, इंटरव्यूज के राउंड कंप्लीट करने होते हैं, वो पूरा स्केलेबल के लिए है। अनस्केलेबल के लिए क्या होता है कि ज्यादातर वैकेंसी होती है, ह्यूज वैकेंसी होती है, 50-100 प्लस वैकेंसी होती है। उसके लिए कंपनी डायरेक्टली कोई कैंडिडेट को नहीं बुलाएगी, बीच में एक एजेंसी रखेगी, उसके थ्रू ही बुलाएंगे। तभी वो एजेंसी दूसरी एजेंसी को क्या चार्ज करते हैं, किस तरह से सारी प्रोसेस होती है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो मतलब आप बताना चाहते हैं कि जो बल्क हायरिंग होती है उसमें मतलब पर्टिकुलरली एक एक का हायर नहीं होता है, वो कंसल्टेंसी थर्ड पार्टी का। यस, हमारे यहाँ पे कैसा है कि मैन पावर कंसल्टेंसी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग हायरिंग करते हैं। जैसे कि एमजी मोटर के फॉर एग्जांपल बात करें, अभी एमजी मोटर में काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको आईटीआई फिटर है, ब्लैक मैकेनिक है, ऐसे चाहिए। अभी वो कैंडिडेट 1-to-1 हायर तो नहीं करेगी, वो लोग क्या करते हैं, मैन पावर कंसल्टेंसी को बीच में रखते हैं, आफ्टर दैट वो हायरिंग करते हैं। तो वैसे भी वहां पे यही है कि आप लाइक ह्यूज वैकेंसी होती है तो वो लोकल एजेंसीज के साथ ट्रैक करेंगे और उनके थ्रू ही वो लोग सारी प्रोसेस करेंगे। तो इसमें लाइक ये भी चीज होती है कि जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी प्रोसेस करवा ली होती है तो हम उन लोगों के पास से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि लाइक उनकी प्रोफाइल क्या है, उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया है, कितना बजट होता है, तो फिर हम उनको उस हिसाब से गाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वर्क परमिट है, वर्क परमिट में 95% एजेंसी है ना फ्रॉड करती है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट का भी इश्यू आ ही जाता है, कैंडिडेट किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। तो उन लोगों को पूरी डिटेल्स देके फिर हम उन लोगों को पूरा सजेस्ट करते हैं कि ये कंट्री है तो ये कंट्री में आपका स्टेप बाय स्टेप इस तरह से प्रोसेस होगा। इसलिए हम लोग ये कैंडिडेट को इस तरह से पूरा कवर करते हैं। तो मैम, जो तीसरा सवाल रहने वाला है ये कि जो लोग पैकेज देख के मना कर देते हैं कि 7 लाख 3 लाख ऐसा करके। वो तो लाइक सभी कॉमनली चीज होती है, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उन लोगों के पास बजट नहीं होता है और कैंडिडेट के पास बजट भी होता है, बट इसमें क्या है कि कैंडिडेट ने पहले कोई और जगह से प्रोसेस करवाए हैं, वहां के उनके पैसे चले जाते हैं और वहां से पैसे वापस नहीं आते। अभी उनकी जो पूरी सेविंग्स होती है वो उस सेविंग्स में से आधा तो वहां पे चला जाता है, अभी आधा जो बचा होता है उसी में से ये सारी चीजें करते हैं। इसीलिए कैंडिडेट लाइक ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम लोग वहां पे जाके कमा के आपको वापस दे, लाइक सैलरी में से भी रिडक्शन हो। फिर ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा पैकेज कम करो, या फिर वो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आफ्टर वीजा वाला भी ऑप्शन दो। काफी सारी चीजें होती है,
तो हम उस टाइम पे कैंडिडेट को यही सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअली एजेंसीज जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करती है तो उन लोगों को भी काफी सारी प्रोसेस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो कंपनी ने वैकेंसी दे दी और वो लोग उन लोगों ने बुला लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कंपनी को जो वैकेंसीज है तो वो लोग पहले लोकल फाइंड करेंगे। जैसे कि वेयरहाउस हेल्पर की फॉर एग्जांपल बात करूँ, वेयरहाउस हेल्पर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पर होते हैं, तो वो लोग पहले लोकल में ट्राई करेंगे कि लोकल में हम लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट मिल जाए। बट वहां पे लोकल में नहीं मिलते हैं तो आफ्टर दैट वो लोग वहां के न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं कि हम लोगों को नहीं मिले हैं तो हम लोग इंटरनेशनल हायरिंग करेंगे। तो अभी इंटरनेशनल हायरिंग जो है वो इंडिया से भी होता है, नेपाल से भी होता है, बांग्लादेश से भी होता है, अफ्रीकन से भी होता है, फिलीपींस भी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से भी होता है। जहां से जैसे जैसे कैंडिडेट मिल जाए वैसे वैसे वो लोग हायरिंग करते हैं। फिर वो थर्ड पार्टी एजेंसी थ्रू होता है, तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी जो भी प्रोसेस करेगी तो ऑब्वियसली वो अपने तो चार्ज लेगी ही लेगी, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं चार्ज पे करना होता है। और फिर यहाँ पे इंडिया की कंसल्टेंसी पर डिपेंड है कि कौन कितना सर्विस चार्ज रखता है, ये चीज है। तो कैंडिडेट को ये चीजें समझनी होती है कि कई लोगों को क्या होता है कि लिए कोई अच्छी कंट्री लग्जमबर्ग है, ऐसी हाई लेवल की कंट्री में जाना है और वहां पे वो पैसे लेने के लिए रेडी होते हैं, बट उन लोगों को फिर बाद में वहीं से ही फ्रॉड हो जाता है। और वो पहले ही कैंडिडेट क्या है कि 2-3 लाख वहां पे देके बैठे होते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, आफ्टर दैट आप सारी चीजें प्रोसेस करो। तो मैम जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है कि बोलते हैं हमारी सैलरी में से करवा लो, या फिर हम जो वीजा आने के बाद पूरा पेमेंट कर देंगे, या वीजा आने के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, तो ऐसे का क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखो पहली बात मैं आपको सैलरी वाले बातों के सैलरी में से डिडक्शन होगा। सी हेल्पर कैटेगरी है, अभी कंपनी इतना एजेंसीज को इतना वेल नहीं करेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कैंडिडेट को मान लो कि वहां पे जाके कोई और अच्छी जॉब मिलती है तो वो 3-4 महीने या 6 महीने में वो जॉब स्विच भी कर सकता है। बट जो एजेंसी और जो कंपनी ने जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पे किया होता है ना, और हाँ उनकी सैलरी में से डिडक्शन होता है, तो वो फिर किस तरह से करेगी। इसीलिए ये ह्यूज एक वैकेंसी में कभी भी सैलरी डिडक्शन वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं, वो स्किल में होता है। बट उसमें स्किल में भी क्या है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं चलो 2 साल 3 साल या 5 साल आपको हमारी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई दूसरी कंपनी यानी कि दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। अभी ये बंदा तो कोई करने वाला नहीं है, तो 5 साल 3 साल वॉटेवर जो भी होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहां पे काम करना ही है। अनस्किल में ये प्रोसेस नहीं होती है। दूसरी बात कि सब बोल रहे हैं कि आफ्टर वीजा, चलो आफ्टर वीजा वाला कई कंट्री में ऑप्शन होता है, कई कंट्री में ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली है कि आपको भी पता है कि बाहर का जो टैक्स होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो अभी ये टैक्स वगैरह पे करना, आपकी प्रोसेस जो करनी है वो प्रोसेस का भी खर्चा लगता है, तो वो फिर आफ्टर वीजा वाला किस तरह से पॉसिबल होगा। तो कैंडिडेट का ये है कि नहीं चलो मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो गया है तो अभी मैं दोबारा से पैसे नहीं देना चाहता हूँ, अभी जो भी होगा आफ्टर वीजा ही होगा। तो ये चीज नहीं होती है। पहले जब आप देते हो तब आपने देखा नहीं, इसीलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि पहले कहीं पे भी जाते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन लो, आप चाहे कंट्री के बारे में लो या चाहे कंसल्टेंसी के बारे में लो, उसके बाद अप्लाई करो। और ऐसा नहीं है कि पहले चलो कि किसी ने बोला तो 2 लाख पहले देना है, 3 लाख देना है, तुरंत वहां पे दे देते, फिर कोई आपके पास 50,000 भी मांगते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है कि 50,000 नहीं देना। तो पहले जब दिए तो वो किस तरह से दिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट की भी कई जगह पे गलती है जो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए खुद से। यूट्यूब है, काफी सारी चीजें हैं। और अभी अब नॉर्मली मैं बताऊँ ना तो जितनी भी VFS है या एमबीसी की जो साइट होती है वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है, तो वहां से जाके भी गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये एक चीज कैंडिडेट को समझने की जरूरत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैम ये रहेगा, जैसे जो बंदे वर्क परमिट पर गए फॉरेन और उनको जॉब फाइट कर रहे हैं उनके पासपोर्ट रखवा लिए जाते हैं, एंड देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर उनको रिन्यू करवाना है, वो जो कंपनी में हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है, तो वो कंपनी करवा के देती है या अलग कोई प्रोसेस रहता है? ओके, पहले तो मैं पासपोर्ट की बात कर लूं तो बेसिकली बाहर की कंट्री में कोई भी कंपनी पासपोर्ट नहीं रखती है उनके पास, वो इलीगल होता है। तो जो भी है वो कंपनी का वहाँ की कंट्री का रूल्स है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं तो पासपोर्ट कैंडिडेट के पास ही रहेंगे, कोई भी एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के पास नहीं रहेगा। दूसरा ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो जो है
अब पहला ही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें मेंशन करके कंपनी खुद ही देती है कि 1 साल का आपका वर्क परमिट होगा और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो रिन्यूएबल होगा, तो वो कंपनी खुद से करके देती है। कई कंपनी मान लो कि नहीं करके देती तो हम खुद से भी करवा सकते हैं। वो यानी कि वो डिपेंड्स ऑन कंपनी कि किस तरह से लाइक उनकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर है क्या नहीं, उन लोगों को लाइसेंस जो है वो रिन्यू करके मिला है या नहीं मिला है, उसमें भी कितने कैंडिडेट्स के लिए मिला है, वो सारी चीजें ऐसे। सो जो लास्ट सवाल रहने वाला है वो ये है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, वो भी 1.5 लाख सैलरी, मतलब जो 10th पास है वो भी पूछता है कि हमको 1.5 लाख सैलरी लाके दो या ऐसा कुछ दो, तो इसमें क्या बोलना चाहिए? अरे इसमें एक नॉर्मली बात है, कैंडिडेट को थोड़ी समझने की जरूरत है। कैंडिडेट को ये है कि लाइक मैं यहाँ पे 30,000 कमाता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा और छोटा छोटा काम करके मैं 50,000 कमाता हूँ, तो बाहर जाके मैं 80,000 ही कमाऊंगा। बट कैंडिडेट ये नहीं देख रहे हैं ना कि कंपनी क्या के सामने फैसिलिटीज दे रही है, आपको अकोमोडेशन दे रही है, फिर आपको फूड भी 1 टाइम का मील भी दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है। ये सारी चीजों का खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये कैंडिडेट को कुछ भी पता नहीं होता है। हाँ मान लो कि उनकी सैलरी में से रिडक्शन होता है, बट उनकी सैलरी जो उनको मिलती है वो आफ्टर टैक्स रिडक्शन होके 800 यूरो या 1000 यूरो या 1200 यूरो मिलती है, इतनी इनफ है। और आप आगे जाके ओवर टाइम वगैरह भी करते हो तो उतनी हाथ में आ जाती है। बट कैंडिडेट को ये चीज है ना कि नहीं 35,000 यहाँ पे कम है, मुझे बाहर जाके 1.5 लाख ही देने हैं। बट पहले आप अपना खुद का क्वालिफिकेशन तो देखो, अभी 10th फेल हो और 10th फेल के बेस पे आपको इंग्लिश भी नहीं आती है और आप बाहर जाने की बात कर रहे हो, अभी आपकी प्रोफाइल पे आपको कौन 1.5 लाख देगा? आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाहर जाके कौन देगा? सही बात है। यहाँ पे आपने जितनी भी स्ट्रगल की है तो वही आपको बाहर जाके करनी है। बाहर की कंट्री में हर एक कंट्री का एक स्लैब होता है सैलरी स्लैब। जैसे कि हेल्पर की बात करो तो हेल्पर कैटेगरी में बेसिक सैलरी जो होती है वो 500 से ही स्टार्ट होती है, 500 यूरो से स्टार्ट होती है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। तुरंत तो कोई आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तो सैलरी नहीं देगा, पॉसिबल नहीं। हाँ 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख जो सैलरी होती है वो स्किलेबल वालों के लिए होती है, अनस्किलेबल के लिए नहीं होती। तो ये कैंडिडेट को थोड़ी बहुत चीजें समझने की जरूरत है कि बाहर जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो। आप एक कंपनी में 2 साल 3 साल कंटिन्यू काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में इतनी सैलरी आने ही वाली है, उससे ज्यादा आएगी, उससे कम नहीं आएगी। बट उसके सामने भी हम लोगों को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देना होता है, तब जाके आपको अच्छी सैलरी। सो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। और आज हमने जाना कि कैसे जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जो वर्क वीजा पर जाके फॉरेन में काम करना चाहते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम फेस होती है तो कैसे उनको हैंडल करना है, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो विधि मैम से मिली है, तो मैम वेरी थैंक यू फॉर इट। ओके।